पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि तेंदुआ दूर के किसी जंगल से भटक कर वहां पहुंचा, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई, लेकिन वो उन लोगों को चकमा देते हुए मकान में घुस गया, जिससे इलाके के कई लोग घबरा गए। भीड़ के शोर शराबे के बाद वो तेंदुआ कुछ देर के लिए बाहर आया, लेकिन फिर वो मकान के अंदर चला गया। इसके बाद पुलिस और वन विभाग के लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी। उन्होंने बेहोशी के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया और तेंदुए को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। इसके बाद वो लोग उसे लेकर जंगल की तरफ चले गए। सौभाग्य की बात यह कि कूच बिहार में एक चिड़ियाघर है, लेकिन उसके पास ऐसे जंगल नहीं है जहां तेंदुए रहते हों। इसलिए वन विभाग की टीम यह पता लगाने में जुट गई कि आखिर ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में कैसे और कहां से पहुंचा। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के मामलों के बढ़ने की दर खतरनाक स्थिति में पहुंच गई, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। पुणे में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 50% के करीब पहुंच गई। इसका मतलब यह हुआ कि टेस्ट के लिए जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे उनमें करीब 50% पॉजिटिव मिले, जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। पुणे में कोरोना मरीजों की संख्या मुंबई, ठाणे और नासिक जैसे शहरों से भी ज्यादा है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में मौजूदा वक्त में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 24% है। खबर है कि पुणे में 17 से 24 जनवरी के बीच करीब 2 लाख लोगों की कोरोना जांच करवाई गई थी, जिनमें करीब 98,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले के स्वास्थ्य विभाग को अंदेशा है कि आने वाले 10 दिन तक हालात इसी तरह के बने रह सकते हैं, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों से पूरी सावधानी बरतने की अपील की ताकि मामले और न बढ़ें। सौभाग्य की एक बात यह कि पुणे में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में जिले में कोरोना के 5,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम पर मचे घमासान के बीच शिवसेना और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। दोनों पार्टियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दौरान भी मुंबई में सड़कों का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया था। और बीजेपी पर पलटवार के लिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर सामने आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई कागज दिखाए और दावा किया कि 2013 में बीजेपी नेताओं की तरफ से एक सड़क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने के लिए बीएमसी को चिट्ठी तक लिखी गई थी, और उस समय बीएमसी निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे बीजेपी नेता अमित साटम ने इसकी मंजूरी दी थी। मुंबई में शांति अमन बिगड़ने का काम कर रहे, बिगाड़ने का काम कर रहे। लेकिन बीजेपी नेता अमित साटम ने किशोरी पेडनेकर के सभी आरोपों को झूठा बताया। तर या दोघांनी तो पुरावा सादर करावा, अन्यथा क्रिमिनल डिफॉर्मेशनला त्यांनी सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आने वाले बीएमसी चुनावों में कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से बीजेपी टीपू सुल्तान के नाम पर हंगामा कर रही है। सौभाग्य की बात यह कि टीपू सुल्तान के नाम पर मुंबई में विवाद तब खड़ा हुआ जब एक मैदान का नाम उनके नाम पर रखा गया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने एक दिन पहले किया। लेकिन अब बीएमसी दावा कर रही है कि सिर्फ 2013 में ही नहीं बल्कि 2001 में भी बीजेपी सरकार के दौरान सड़कों का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया था। चीन ने अरुणाचल से लापता लड़के को भारत भेज दिया। चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए लड़के को भारतीय सेना को सौंप दिया। यह लड़का एलएसी के पास वाले इलाके से 18 तारीख को लापता हो गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने संपर्क कर उसके गलती से चीन के क्षेत्र में दाखिल होने या वहां हिरासत में लिए जाने पर जानकारी मांगी थी। साथ ही उसकी वापसी के लिए मदद की अपील भी की गई थी। हमारी सेना ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था। आज हमारा वह नौजवान छूट गया है, तो यह है भारत। उत्तराखंड के रुद्रपुर से बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया। महाराष्ट्र के अकोला में कुछ सरकारी बस कर्मचारियों ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी पिछले साल अक्टूबर से वेतन समेत अपनी अलग अलग मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। गोवा विधानसभा चुनाव के बीच टीएमसी ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। इसमें टीएमसी ने आरोप लगाया कि गोवा में कुछ दिन पहले चुनाव आयोग की एक टीम ने रात के वक्त उसके दफ्तर में छापेमारी की और वहां लगे कई पोस्टर भी हटा दिए। टीएमसी नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। अटकलें हैं कि कोरोना संकट की वजह से टली रणजी ट्रॉफी को फिर शुरू किया जा सकता है। बीसीसीआई ने इस पर बैठक भी की, हालांकि अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रीट में हुई धांधली के मामले पर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने जयपुर में प्रदर्शन किया। इस मामले की जांच कर रही राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम ने एक दिन पहले इस बात की जानकारी दी थी कि इस परीक्षा के पेपर शिक्षा भवन से लीक हुए थे और 1 करोड़ 22 लाख रुपए में बेचे गए थे।
और इसी के विरोध में एबीवीपी के कई कार्यकर्ता जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अंदर जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सके। इस बीच जब उनका हंगामा बढ़ता चला गया तो पुलिस उन्हें वहां से हटाने में जुट गई। हालांकि इसके लिए पुलिस को काफी पसीना बहाना पड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें वहां से उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। इस मुद्दे पर फिर बवाल शुरू होते ही बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमले तेज कर दिए। यदि अशोक गहलोत जी में अब कोई नैतिकता और ईमान बची है तो उनको सीबीआई को ये जांच रीट की परीक्षा की तुरंत सुपुर्द कर देनी चाहिए। इस मामले में मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा समेत अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सौभाग्य की बात यह कि रीट की यह परीक्षा पिछले साल 24 सितंबर को हुई थी, जिसके बाद पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया था। धांधली का आरोप लगाने वाले सैकड़ों परीक्षार्थी पिछले साल से ही इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह राणे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपने इस फैसले के पीछे उन्होंने अपनी उम्र को वजह बताया। प्रताप सिंह राणे को उम्र 87 साल है और वो 11 बार गोवा की पोए सीट से विधायक बन चुके हैं। वो अपने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं हारे। उनके नाम पर एक और रिकॉर्ड है, वो सबसे ज्यादा वक्त तक गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए झटका इसलिए है क्योंकि चुनाव लड़ने से इनकार उन्होंने टिकट की घोषणा होने के बाद किया, जबकि ऐलान से कुछ दिन पहले तक वो खुद बयान दे रहे थे कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। खबर तो यहां तक है कि वो पिछले हफ्ते शनिवार को गोवा के एक होटल में हुई कांग्रेस के उम्मीदवारों की बैठक में भी शामिल हो गए थे। पोड़िया सीट से बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह राणे की पुत्रवधू देविया राणे को टिकट दी है। मतलब यह कि अगर प्रताप सिंह राणे चुनाव लड़ने से इनकार नहीं करते तो यह चुनावी जंग ससुर और बहू के बीच होती। राणे परिवार का केवल पौनिया नहीं बल्कि आसपास की कई सीटों पर दबदबा रहा है। प्रताप सिंह राणे के बेटे विश्वजीत राणे इस वक्त गोवा की सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, जो पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन 2017 में वो मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। विश्वजीत राणे इस बार पौड़िया सीट के करीब वालपोई सीट से चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी वो उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों वाली साड़ियां बाजार में आ गई। बताया गया कि कानपुर समेत कई शहरों में इन साड़ियों की मांग तेजी से बढ़ने लगी है, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की अलग अलग अंदाज वाली तस्वीरें छपी नजर आईं। व्यापारियों ने दावा किया कि मोदी की तस्वीरों वाली इन साड़ियों की बिक्री अचानक बढ़ गई। ये अच्छी बिक रही है, इस वक्त काफी अच्छा इसका डिमांड हो रखा है। बताया गया कि इन साड़ियों की मांग इतनी बढ़ गई है कि व्यापारी उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सौभाग्य की बात यह कि प्रधानमंत्री की तस्वीरों वाली इन साड़ियों को गुजरात में तैयार किया गया और अगर उनकी कीमत 450 से लेकर 600 रुपए तक बताई गई। एयर इंडिया का कंट्रोल फिर टाटा ग्रुप के हाथों में आ गया। एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया फिर टाटा ग्रुप का हिस्सा बन गई। खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद टाटा ग्रुप को यह एयरलाइंस कंपनी सौंप दी गई। इससे पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। वो अब नई मैनेजमेंट में है, एयर इंडिया सरकार के अधीन अब नहीं रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में प्रभावी मतदाता संवाद नाम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी सरकार के किए कामों की जानकारी दी। अगर आप चाहते हैं पेशेवर अपराधी और माफियाओं पर सरकार का अंकुश ऐसा ही बना रहे तो भारतीय जनता पार्टी को हमें चुनना ही होगा। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ड्रग्स केस में मजीठिया के खिलाफ पिछले महीने मोहाली में एक मामला दर्ज किया गया था। खबर है कि आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट फिर वहां स्कूली बच्चों पर हमले कर सकते हैं। पाकिस्तान की सेना ने इसके लिए अपनी सभी यूनिट को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पिछले दिनों तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान सरकार के साथ सीज फायर समझौता भी रद्द कर दिया था। इसी आतंकी संगठन ने साल 2014 में भी पेशावर के आर्मी स्कूल में हमला किया था, जिसमें 126 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने 53 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक जूट मिल के बंद हो जाने पर गुस्साए मजदूरों ने खूब हंगामा किया। आरोप है कि मिल बंद होने की जानकारी मजदूरों को पहले से नहीं दी गई थी, जिस पर उस मिल में काम करने वाले मजदूरों का गुस्सा भड़क गया और अपना विरोध जताने के लिए वो नजदीक के काकीनाडा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने रेलवे ट्रैक पर डेरा जमा लिया और सामने से आ रही एक ट्रेन के रास्ते में ही खड़े हो गए।
रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हुई भीड़ को देखते ही उस ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उस ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं दिया। यही नहीं, उन लोगों ने पटरियों के ऊपर एक रस्सी बांध दी और उस पर झंडा लगा दिया, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस को उन पर एक्शन लेना पड़ा। फिर तो पुलिस की लाठियों से बचने के लिए प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए। जो लोग फिर भी वहां डटे रहे, उन्हें पुलिस वालों ने उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। तब जाकर काकीनाडा रेलवे स्टेशन पर हंगामा खत्म हुआ और वो ट्रेन आगे बढ़ सकी। बात की बात है कि इस जूट मिल में काम करने वाले मजदूर रोजाना की तरह जब वहां पहुंचे तो उन्हें गेट पर ताला लटका मिला। साथ ही वहां एक नोटिस चिपकाकर मिल के बंद होने की जानकारी दी गई थी, जिसे देखकर मजदूर आपे से बाहर हो गए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका से। अमेरिका ने यूक्रेन विवाद पर रूस की सबसे बड़ी मांग ही ठुकरा दी है। रूस ने पिछले महीने यूक्रेन के मसले को सुलझाने के लिए अमेरिका और नेटो के सामने कुछ मांगे रखी थी, जिसमें पहली मांग यह थी कि अमेरिका और नेटो उसे यह गारंटी दें कि वो यूक्रेन को कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन अमेरिका और नेटो दोनों ने पुतिन की यह मांग मानने से साफ इनकार कर दिया। नेटो ने तो यह भी कह दिया कि वो किसी भी तरह के बुरे हालात के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही यह भी खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के पास अपनी सेना की तैनाती और भी बढ़ा दी है। इसके बाद अमेरिका और रूस के बीच जंग छिड़ने की आशंका और गहरा गई है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, देखिए हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने अपने 1 लाख सैनिक यूक्रेन और रूस की बॉर्डर पर तैनात किए हैं, तो वहीं पर जो है अमेरिका ने भी अपने फोर्सेस जो है उसको हाई अलर्ट पे रखा है। लेकिन अब नेटो की तरफ से एक प्रपोजल मूव किया गया है, जिसको कि जो है रूस को भेज भी दिया गया है और उसमें साफ कहा गया है कि हम इस विवाद का जो सॉल्यूशन चाहते हैं, पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी बुरी स्थिति के लिए जो है तैयार भी हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया कि जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत थी रूस को कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाया जाए, उसको लेकर जो है अमेरिका ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका और रूस के बीच जंग छिड़ने की आशंका यानी और गहरा गई। पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की जिस आहट ने दहलाया हुआ है, विश्लेषकों को डर है कि अब कहीं वो सच ही ना हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और उसके 29 देशों के साथ मिलिट्री अलायंस नेटो ने रूस की सबसे बड़ी मांग को ठुकरा कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। अमेरिका और नेटो ने अलग अलग रूस को उसकी उठाई सुरक्षा मांगों पर लिखित जवाब भेजा, लेकिन जो जवाब भेजा उसने रूस को तमतमाने का एक और मौका दे दिया। रूस ने पिछले महीने दिसंबर में यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए अपनी सुरक्षा से जुड़ी मांगों की एक लंबी लिस्ट अमेरिका और नेटो के सामने रखी थी। रूस की सबसे पहली मांग यह थी कि अमेरिका और नेटो उसे यह गारंटी दें कि वो यूक्रेन को कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। रूस ने 1 महीने पहले ही यह साफ कह दिया था कि यूक्रेन का मसला सिर्फ और सिर्फ तभी सुलझ सकता है जब नेटो उसके पड़ोस में यानी कि पूर्वी यूरोप में अपना विस्तार रोक दे। लेकिन अमेरिका और नेटो दोनों ने रूस की यह सबसे बड़ी मांग ही ठुकरा दी। अमेरिका ने रूस में अपने राजदूत के हाथों रूस के विदेश मंत्रालय को जवाब सौंपा, जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 2 टूक कहा कि नेटो के दरवाजे हर देश के लिए खुले हैं और वो किसी भी देश को उससे जुड़ने से नहीं रोक सकते। उन्होंने यह भी कहा कि यह यूक्रेन का हक है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बने और अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी रक्षा के लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। अपने जवाब में अमेरिका ने रूस को 2 ऑप्शन दिए। पहला, डिप्लोमेसी का, मतलब कि वो बातचीत से मामला सुलझा ले, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर यह चेतावनी भी दे दी कि अगर रूस ने आक्रामक रवैया अपनाया तो फिर उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। वहीं नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने तो यही कह दिया कि वो बुरे से बुरे हालात के लिए भी तैयार हैं। बुरे से बुरे हालात का मतलब साफ है कि इशारा युद्ध की तरफ है। अमेरिका ने बिल्कुल साफ शब्दों में रूस को बता दिया कि वो भले ही उससे बात करके मामले का हल निकालने में जुटा है, लेकिन इसके साथ ही वो रूस से जंग के लिए भी तैयार है। मतलब अब तक तो रूस को मुंह जबानी ही चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने रूस को लिख कर दे दिया कि अगर उसने अपने तेवर नरम नहीं किए तो फिर उसे अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना होगा। इसी वजह से अब रक्षा विशेषज्ञों को यह डर सता रहा है कि कहीं रूस अमेरिका के इस लिखित जवाब को ही यूक्रेन पर धावा बोलने का हथियार न बना ले, क्योंकि अब तो उसे यह कहने का मौका मिल गया है कि अब जब अमेरिका और नेटो ने उसकी मांग ही नहीं मानी तो फिर उनसे बात करने का मतलब ही क्या है। अमेरिका के रूस को दिए जवाब के खतरे का ट्रेलर भी देखने को मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि रूस ने पहली बार अपने पैराट्रूपर्स यानी कि पैराशूट के जरिए धावा बोलने वाली फौज यूक्रेन के बॉर्डर के पास उतार दी है। बताया गया कि एक ट्रेन रूस के इवानवा इलाके से पैराट्रूपर्स को लेकर निकली और पश्चिम में रूस के ब्रेंस्क इलाके से होकर वहां से गुजरी।
रूस के इस इलाके की सीमा यूक्रेन और बेलारूस दोनों के बॉर्डर से लगती है। यह भी दावा किया गया कि जिस ट्रेन से रूस के पैराट्रूपर्स रवाना हुए उसमें 250 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। और तो और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन में रूस के सिर्फ पैराट्रूपर ही नहीं बल्कि उसमें रूस की सेना के भारी भरकम टैंक, ट्रक और सेना का बाकी साजो सामान भी था। रूस का अपने पैराट्रूपर्स को यूक्रेन के बॉर्डर के पास तैनात करना बहुत बड़ा कदम है। यह इस बात का इशारा है कि रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा है ताकि उसके जवानों की टोली आसमान से भी यूक्रेन को घेर सके। रूस ने पड़ोसी यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए उसकी सीमा पर अपने 1 लाख से ज्यादा जवानों की फौज खड़ी की हुई है, लेकिन दावा है कि अब उसने अपनी पैराट्रूपर विंग को भी मैदान में उतार दिया है। मतलब उसकी जमीन के साथ आसमान से भी यूक्रेन को चारों खाने चित करने की तैयारी है। असल में रूस यूक्रेन के लिए ऐसा चक्रव्यूह बुन रहा है जिसे वो भेद ही ना पाए। इसके लिए वो यूक्रेन के पास तो अपने जंगी जहाज और जेट तैनात किए हुए है ही, उसने इस इलाके में अपने इकलौते साथी और यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस में भी अपने Su-35 फाइटर जेट खड़े कर दिए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सिर्फ पूर्वी नहीं बल्कि उत्तर से भी यूक्रेन पर धावा बोला जा सके। इतना ही नहीं, रूस बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर उसके साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी कर रहा है। यह कोई मामूली सैन्य अभ्यास नहीं है बल्कि अमेरिका और नाटो को खुली चुनौती है, खुली चेतावनी है, क्योंकि जहां युद्ध अभ्यास चल रहा है वो इलाका नाटो देशों लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के काफी करीब है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन से लगे काले सागर में 20 से ज्यादा जंगी जहाज भी तैनात करके बैठा है। मतलब कि रूस जल, थल और वायु हर मोर्चे पर यूक्रेन की घेराबंदी करने जुटा है। हालांकि रूस जंगी जहाजों की इस तैनाती को रूटीन एक्सरसाइज बता रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके साथी रूस के तल्ख तेवरों का मतलब खूब भांप रहे हैं। उनका दावा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। इसलिए उसे जवाब देने के लिए अमेरिका ने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को मार गिराने वाली स्टिंगर मिसाइल और करीब 80 टन की 300 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को भेज दी। जैवलिन इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, मतलब कि एक बार ट्रिगर दबाने के बाद सैनिक को बार बार उसका निशाना सेट करने की जरूरत नहीं होती। जैवलिन पहले आसमान में करीब 500 फीट की ऊंचाई पर जाती है, फिर नीचे जमीन पर अपने टारगेट पर फटती है। इसी वजह से वो टैंकों का काल साबित होती है। लेकिन जैवलिन मिसाइल सिर्फ टैंकों को ही नहीं बल्कि बंकर, गुफाओं और बड़ी बड़ी इमारतों को भी मिट्टी में मिला सकती है। दिन हो या रात, चाहे कोई भी मौसम हो, जैवलिन हर वक्त दुश्मन पर भारी पड़ सकती है। जैवलिन मिसाइल का साइज भी इतना है कि एक अकेला आदमी भी उसे लॉन्च कर सकता है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल रूस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है, क्योंकि वो रूस के T-72 टैंक के चौथाई रूस के जो T-72 टैंक है उनके चिथड़े उड़ाने का दम रखती है। सद्दाम हुसैन के वक्त इराक में छिड़ी जंग से में जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल रूस के T-72 टैंक के खिलाफ अपनी ताकत दिखा भी चुकी है और रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर T-72B टैंक ही तैनात किए हुए हैं। हालांकि तब से वो काफी अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की जैवलिन मिसाइल उन पर भारी पड़ेगी। सौ बात की एक बात यह कि अमेरिका और उसके साथी देश दिसंबर में कह रहे थे कि रूस जनवरी के आखिर तक यूक्रेन पर हमला करेगा, लेकिन उनकी ताजा इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया कि फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में रूस यूक्रेन में दाखिल होने की प्लानिंग कर रहा है। रूस यूक्रेन के आसपास अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक, टैंक और मिसाइलें भी तैनात कर चुका है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी तैयारी के साथ रूस जंग में कहीं नहीं टिकेगा। अनुमान है कि रूस को यूक्रेन पर हमला करने और युद्ध में अपने पैर जमाए रखने के लिए इससे दुगना इंतजाम करना होगा। पाकिस्तान के कराची में सिंध प्रांत की सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन को पुलिस ने लाठी के जोर पर कुचलने की कोशिश की। वहां हुई पुलिस की ज्यादती में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब MQMP यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नाम की पार्टी की अगुवाई में कई प्रदर्शनकारी सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन उनके आवास तक पहुंचने से पहले ही पुलिस वालों ने उन्हें निशाना बना लिया और प्रदर्शन में शामिल लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वालों के सामने जो भी आया उस पर लाठियां बरसाई गईं। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां कोहराम मच गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी आपे से बाहर हो गए। फिर तो वो इलाका रणभूमि जैसा दिखने लगा। पिटाई से भड़के लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव करना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने गुस्साए लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई थीं। सौबात की एक बात यह कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है और उसने एक ऐसा कानून बनाया है जिसे
वहां के विपक्ष ने लोगों के अधिकारों को छीनने वाला करार दिया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कई कार्यकर्ता इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिनका सामना पुलिस से हो गया। देश भर में स्कूल खोलने पर जल्द दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। खबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों को स्कूल खोलने के लिए जल्द कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कई विशेषज्ञों की राय भी ले रहा है। इससे पहले कई छात्रों के माता पिता ने भी स्कूल खोलने की मांग की थी। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने अगले 10 दिन तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि इस दौरान उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। नितेश पर सिंधुदुर्ग में एक शिवसेना कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है। शाहिद अफरीदी की कोरोना रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग से हट गए। गुजरात की नर्मदा पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस को कई फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट भी बरामद हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जलंधर और अमृतसर समेत कई विधानसभा इलाकों का दौरा करेंगे। उज्जैन में आयोजित एक शादी के रिसेप्शन में एक आश्रम के 50 से ज्यादा दिव्यांग बच्चे भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, दूल्हे और दुल्हन ने उन्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाया। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने इस बार 56 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिनमें दारा सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। हाल ही में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए दारा सिंह चौहान को मऊ के घोसी से टिकट दिया गया। पार्टी ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को दरकिनार कर घोसी से दारा सिंह चौहान पर दांव लगाया है। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की 7 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। पार्टी ने आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सांसद रह चुके रमाकांत यादव को टिकट दिया है। इस सीट पर पिता पुत्र की लड़ाई होती दिख रही है, क्योंकि फूलपुर पवई सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक अरुण कांत यादव रमाकांत यादव के बेटे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी फिर से उन्हें वहीं से टिकट दे सकती है। समाजवादी पार्टी ने जिन 56 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, उनमें अंबेडकर नगर की 4 और बाराबंकी की कुर्सी सीट का नाम भी शामिल है। लेकिन पार्टी ने अब तक गोरखपुर सदर सीट पर उम्मीदवार तय नहीं किया है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि यूपी में समाजवादी पार्टी अब तक 403 में 254 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। सूत्र बता रहे हैं कि कई सीटों पर उम्मीदवार बदले गए, क्योंकि वहां उम्मीदवारों के बीच ही खींचतान हो रही थी। वो खामखा हथेली पे जान रखते हैं, वो खामखा हथेली पे जान रखते हैं। अजीब लोग हैं, मुंह में जबान रखते हैं। सौभाग्य की एक बात कही नूर ने, वो जिनके पांव के नीचे नहीं जमीन कोई, वो मुट्ठियों में कई आसमान रखते हैं। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य।